बजट पर पिछले 5 सालों से लगातार जी बिजनेस है नंबर 1। सभी बिजनेस और जनरल न्यूज चैनल्स में सबसे आगे है जी बिजनेस। सिर्फ टीवी ही नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी सबको पछाड़ा। बजट और पूरे साल का सिर्फ एक ही लीडर, जी बिजनेस। तो इस बजट भी रहिए सिर्फ लीडर के साथ। बजट 2024 तेजी की गारंटी सिर्फ जी बिजनेस पर। शुरुआत के हैं आसार और फरवरी की सीरीज अब तक रही है पूरी एक्शन पैक। पहले दिन जबरदस्त तेजी, दूसरे दिन भारी उतार चढ़ाव और तीसरे दिन है सुस्ती का माहौल। और कल का दिन तो साल का सबसे बड़ा दिन। उसके पहले क्या रहेगा एक्शन, कौन से हैं सपोर्ट लेवल, कहाँ होगी रुकावट, और बजट से पहले कैसे करें आप अपनी प्लानिंग और तैयारी। और आज रात को फेड की मीटिंग, कल है वीकली एक्सपायरी, सब कुछ एक साथ दीप। ऐसे में स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। कल तो बहुत कुछ होने वाला है, बट आज है मिडवीक सेशन अनिल जी। ओह माय गॉड, इतने सबके बीच में आप मिडवीक सेशन नहीं भूलते? इसे कैसे भूलें? ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कल के एक्शन से पहले आज ट्रेलर में क्या आ सकता है, ये आपसे जानना है सर। बिल्कुल तैयारी है और देख लेते हैं कि आज पहले तो संकेत क्या रहेंगे और कल की तैयारी कैसे करनी, इस पर भी हमने कुछ खास आपके लिए विश्लेषण करने की कोशिश की है। पहले आइए बता लेते हैं क्या कुछ होने वाला है आपके लिए आज। अमेरिकी बाजारों में डाउ अच्छी तेजी में लगातार चौथे दिन चढ़कर बंद होता हुआ दिखा है। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचते हुए दिखा है। नैस्डैक हल्की फुल्की कमजोरी दिखाता हुआ लगातार दूसरे दिन। और नतीजे डॉक्टर रेड्डीज के रहे उम्मीद से बेहतर, लेकिन एलएनटी से हुई है निराशा। बाकी नतीजों का भी पूरा विश्लेषण और आज रिजल्ट्स के लिहाज से बिजी डे। फिर से मारुति सन फार्मा के साथ वायदा कारोबार की सिर्फ ज़्यादा नहीं है, लिफाफा लेवल 11 के नतीजे आने वाले हैं। मीन्स यू विल रिमेन बिजी। IMF ने भारत की जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 6.7 कर दिया। थैंक यू वेरी मच IMF। ग्लोबल ग्रोथ अनुमान भी बढ़ा है, ग्लोबल ग्रोथ बढ़िया। मतलब ग्रोथ के लिहाज पे तो कहीं कुछ परेशानी नहीं दिख रही है। बढ़ेगा तो ग्लोबल बढ़ाना ही पड़ेगा। हमारा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है अब 100%। जी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और भी ज़्यादा ऊपर बढ़ने के पूरे आसार हैं। तो बताएं सर, वैसे तो कुछ परेशानी वाली बात ना आज सुबह दिख रही है, ना ही कल सुबह दिख रही थी। बट कल का जो एक्शन हुआ है, स्पेशली मंडे की बड़ी तेजी के बाद कल ये जो बाजार फिसले हैं, इसको कैसे समझना है? उतनी भारी गिरावट नहीं थी मंडे के मुकाबले जो तेजी थी, बट फिर भी कल क्या हुआ है ये सर? दीप है ना, सब अपनी अपनी पोजिशनिंग करने में लगे हैं कि एक साथ जब आपके बहुत सारी इवेंट्स आ रही हो, जैसे आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, इसके साथ साथ आज रात से फेड की मीटिंग शुरू हो चुकी है, कल से शुरू हो चुकी है, आज रात को फेड की मीटिंग का फैसला आएगा, कमेंट्री सुनेंगे, उसको देखकर डिसाइड करना है। फिर उसके बाद कल बजट तो है ही। अब 3 बड़ी इवेंट और 3 बड़ी इवेंट के पहले आप ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ पहुंचे। कहाँ ऊपरी सिरा? 21,850, जहां से आपने करेक्शन की शुरुआत की थी, राइट। बड़ा करेक्शन 21,850 का हाई था और मैं कल भी आपसे बात यही कर रहा था। 21,850 के नीचे ऊपर जिस दिन बंद हो गया, उस दिन हम सोचेंगे कि हमने बस जो 21,138 का लो बनाया वो आसानी से टूटने वाला नहीं, इजीली बजट पे भी नहीं टूटेगा। कल हमारी यही बात थी, लेकिन वहीं जाकर रुके। सो इस ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर एफआईज ने भी और काफ़ी कुछ बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, HNI इन्वेस्टर्स, उन्होंने कल ये सोचा कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके हल्का रहने में हर्ज नहीं, ताकि अब बजट में जाए, बड़ी इवेंट में जाए, फेड की मीटिंग में। फॉर एग्जांपल, ये तो चलो बजट है कल, अगर बजट नहीं भी होता और कल वीकली एक्सपायर आपके फेड की मीटिंग साथ में है, तब भी आप हल्का रहना पसंद करते हैं। और इस बीच में आप देखिए विक्स बढ़कर आता हुआ दिखा है, पिछले 1-2 दिनों में परसों 13% बढ़कर आए थे। तो कहीं न कहीं ट्रेडर्स के दिमाग में ये है, इन्वेस्टर्स के दिमाग में है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके इंतजार करते हैं, क्या दिक्कत है, वापस ले लेंगे। तो मेरे ख्याल से वो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। अब आप ये कह सकते हैं कि एक दिन तेजी एक दिन मंदी वाला माहौल है, तो मैं ये कहूँगा कि एफआईज भी थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। हाँ, एक थोड़े कंफ्यूज्ड हैं और दूसरा थोड़ा अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं। अब लॉन्ग पोजीशन बनाई है सीरीज के पहले दिन, 8,000 करोड़ से ज़्यादा के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं एफआईज ने। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआईज लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदना चाहता है। आज की स्ट्रेटजी ले आए, उसमें सेकंड लाइन जो है, एफआईज थोड़े से लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इवेंट के पहले की पोजीशनिंग में थोड़ा सा हल्के होकर जाना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर कट है, इसलिए एक दिन बड़ी खरीदारी हुई, एक दिन थोड़ी सी बिकवाली हुई।
जितनी खरीदारी हुई उसके मुकाबले में बिकवाली कम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 ही दिनों में आपके अच्छे पैसे बन जाए, आप 21,200 से 21,800 पहुंच जाएं, 600 पॉइंट की छलांग आप 2 ट्रेडिंग सेशन में लगा लें, तो फिर क्यों ना खरीद प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। सो आई थिंक इन लेवल्स के आसपास मार्केट थोड़े वोलेटाइल है। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरों पर देखो हमेशा दीप, अभी ये पूरा जनवरी में ऐसा ही हुआ और फरवरी की शुरुआत में भी ऐसे ही होता दिख रहा है कि जैसे आपको लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट होने की तैयारी में कुछ बड़ा हो रहा है, अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आती है। जैसे आपको लगता है कि अब तो 21,000 भी तोड़ेगा और वहाँ से मार्केट घूम जाते हैं। इवेंचुअली आपको कुछ भी नहीं करना है इस मार्केट में, आपको सिर्फ एक काम करना है और वो ये कि बजाय कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तेजी हो गया मंदी, बजट अच्छा होगा या खराब, ये सब चीज़ों में पड़िए मत, क्योंकि इसका आपको पता नहीं है, ना हमको पता है। क्या पता है? पता ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की और ट्रेडिंग की पोजीशन कितनी है। आप अपना रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करें कि मुझे बजट में कितनी पोजीशन लेकर जाना है, क्योंकि फेड की मीटिंग है, वीकली एक्सपायरी है और बजट है। इन तीनों चीज़ों को देखते हुए मुझे अपनी पोजीशन कितनी रखनी है और किस तरफ रखनी है, बस वो डिसाइड करिए। आपका रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, न कि बाजार का डायरेक्शन, क्योंकि जो आपको नहीं पता उसमें दिमाग लगाएंगे तो जो पता है वो नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार भी कहता हूँ ना कि एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 3 तो बिल्कुल ही नहीं आते, 4 थोड़े ठीक ठाक आते हैं, 3 बहुत अच्छे आते हैं। तो सबसे पहले तो एग्जाम में पेपर पढ़ते 3 नहीं आते, ओ माय गॉड मर गया, है ना। अब तो मेरा तो क्वेश्चन पेपर 100 मार्क का नहीं 70 मार्क का ही रह गया, ठीक है ना। अब वो 100 में से 70 में, उस चक्कर में 3 में से वो फिर 4 जो कम आगे पीछे थोड़े बहुत आते हैं वो तो आप खराब कर ही देते हैं, और वो जब खराब होने देते हैं जो 3 अच्छे से आते हैं वो भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, है ना। सो आपको ये समझिए कि आपका ऐसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है जिसमें 3-4 चीज़ें ऐसी जो आपको नहीं पता है, और जब नहीं पता है तो आप थोड़े से हल्के रहें, लाइट रहें, अपनी पोजिशन को संभाल के रखें, कम रखें। ये सारी की सारी चीज़ें ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स, आप ये भूल जाओ कि आपके लिए बजट आ रहा है। अच्छा, अरे टेंशन, आप भूल जाओ कि आपके लिए फेड की मीटिंग न पहली और आखिरी फेड की मीटिंग है, न पहला और आखिरी बजट है, और ये तो इंटरिम बजट है, और न पहली और आखिरी वीकली एक्सपायरी। सही बात है। तो आपको किस बात का डर है? ये भी बात सही है। मस्त रहो, आराम से शो देखो, अपने पोर्टफोलियो में शेयर जो ऊपर नीचे हो रहे देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। दिस शेल टू पास। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए कोई कुछ नहीं बदल रहा, ना आज कुछ बदला है ना कल कुछ बदलेगा। थोड़ा बहुत 500-1000 पॉइंट की ऊपर नीचे की तेजी मंदी ये होती रहेगी। आप तो बड़े ट्रेंड देखिए, आप खुद देखो ना, पिछले हफ्ते जितने शेयर घटे थे पीएसयू स्टॉक्स, 2 दिन में उनसे ज़्यादा ऊपर के भाव, आज लगभग सारे स्टॉक उससे ऊपर भाव में ट्रेड कर रहे हैं। सो वापस बाउंस बैक भी उछाल आता है। सो इन्वेस्टर को कोई चिंता नहीं करनी, ये सारी जो पोजिशनिंग करनी है बजट के ठीक पहले वो ट्रेडर्स को करनी है। बस ट्रेडर्स को हल्का रखे जाना है। हल्का भी मतलब ये है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट संभाल सकें, वैसा देखिए। ठीक है सर, बजट से पहले फिर भी जो लोग ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेड करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे या फिर भी ऑब्जर्व भी करने, क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? पहले एक बार आज की स्टडी थोड़ी सी आपको बता ही दूं। जब इतनी बात निकली तो बजट, फेड मीटिंग और वीकली एक्सपायरी के पहले बाजार थोड़ा सा सतर्क था कल। एफआईज थोड़े से अभी मूड बनाने के में टाइम लगाएंगे। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती देख रही है। और आज बजट से पहले सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। कौन कौन से सेक्टर्स जो बजट में अच्छा कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं, उन पर एक्शन आएगा। तो अब आपके दूसरे सवाल का जवाब जी, बजट से पहले कहाँ रखें नजर? बजट से पहले 3-4 सेक्टर हैं जो अच्छे हो सकते हैं। रेलवे और डिफेंस, सरकारी कंपनियों के ये 2 सेक्टर हमें बहुत पसंद है और रहेंगे। यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स करनी। इंफ्रा और इंफ्रा का प्रॉक्सी सीमेंट, ये दोनों हमें पसंद है। मैंने आपको इस महीने भी और पिछले महीने भी कहा था कि आईटी फार्मा इंफ्रा, आईटी फार्मा सीमेंट, इन दोनों पर हम बुलिश हैं। आप देख लीजिए सारे सीमेंट स्टॉक्स किस तरह से। मेरे ख्याल से अंबुजा के रिजल्ट भी शायद आज ही होने चाहिए मेरे ख्याल तक, तो नंबर्स अच्छे रहने चाहिए। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जो हमें पसंद है। इलेक्शन के ठीक है, सॉरी बजट के ठीक पहले, इलेक्शन में टाइम, बजट से ठीक पहले ये हमें पसंद है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बजट से पहले कि अगर आपको खरीदना है इन 3-4। अब हो सकता है कोई इंश्योरेंस में कुछ आ जाए, हो सकता है कोई पीएसयू बैंक्स को लेकर कुछ आ जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, सोलार वोलार को लेकर कुछ आ जाए। आने में तो बहुत कुछ और कहीं भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक चीज़ और है दीप जो मुझे लगता है जिस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि होम लोन्स की भी ब्याज दरें काफ़ी बढ़ी हुई है, इंटरेस्ट रेट हायर चल रही हैं। हो सकता है जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको थोड़ी सी रिलीफ देने के लिहाज से कुछ होम लोन से रिलेटेड इस तरह के अनाउंसमेंट हो सकते हैं जो घर खरीदने वालों को थोड़ी सी इंटरेस्ट के लिहाज से बढ़े हुए ब्याज दरों के हिसाब से थोड़ी राहत दे सके। वो एक चीज़ हो सकती है जिन पर फोकस करना है आपको। ठीक है,
चलिए, कुछ बड़े फैक्टर्स हैं, इस पर फोकस तो करना है। कल तो ऑफ कोर्स पूरी एनालिसिस होगी और अनिल जी सारे बड़े एक्सपर्ट्स, सारे बड़े पैनलिस्ट, सब कुछ जो बजट से रिलेटेड है वो जी बिजनेस पर ही होने वाला है, तो उस पर भी हमारा फोकस है। हमारे सारे मेहमान भी जुड़ने वाले हैं और अच्छा एक्शन है। बजट की पूरी तैयारी है ना। आपको मैं बता दूं, बजट बिग पैनल शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में आप देखेंगे। रामदेव अग्रवाल साहब, सुनील सिंघानिया साहब, नीलेश शाह और मधु केला जी होंगे हमारे साथ। इसके अलावा बजट महासभा में आपके साथ होंगे खास मेहमान नवनीत मुनोत, आनंद राठी, विक्रम कोटक, और इनके अलावा अजय बग्गा साहब, अरुण आनंद गिरी, वरिंदर बंसल, और साथ ही आपके लिए कुछ और मेहमान जो होंगे टीपी ओसवाल साहब। आपका चहेता बजट स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स कमर कस के आने को तैयार हैं। कुछ निकल चुके हैं, कुछ निकल रहे हैं। कुणाल जी, राकेश जी, जय, सुमित, विश्वेश, हिमांशु गुप्ता जी, और साथ ही जैन साहब, सेठी साहब, आशु जी और सिद्धार्थ सेनानी साहब, इन सब के दर्शन आप कर पाएंगे पूरे दिन भर बजट स्टॉक एक्सचेंज में। धमाकेदार, दमदार, देश का तो कहना ठीक नहीं है, तो दुनिया का सबसे बड़ा पैनल बोलना ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पैनल। और देखिए, हमारे व्यूअर्स के लिए भी कुछ है। बिल्कुल, अगर आप बजट से कमाई करेंगे, लेकिन गोल्ड वाउचर देने का हमने प्लान किया है इस बार। हर घंटे एक सवाल आपको पूछा जाएगा, और सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे पास आए थे सवाल बन के, थोड़े मुश्किल वाले आए थे, मैंने वापस भेज दिया। मैंने कहा यार सवाल आसान करो, थोड़ा लोग जवाब दे पाए वैसा दो। ऐसा मतलब थोड़ी जनरल नॉलेज का टेस्ट लेना है, वैसे भी आजकल तो टेस्ट लेके भी आप क्या ले लोगे, गूगल पे सब मिलता है। तो ठीक है, बजट बोनांजा हर घंटे आपको पूछा जाएगा सवाल। एक तो कुछ स्पेशल गिफ्ट वाउचर होंगे, उसके अलावा कुछ और बेहतरीन इनाम की हम तैयारी कर रहे हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। हर आधे घंटे आपको ऑप्शन के जरिए बजट में ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी मिलेगी। हर 1 घंटे में 2 ऑप्शन कॉल, यानी कि हर आधे घंटे में एक ऑप्शन कॉल हमारे धुरंधर ऑप्शन एक्सपर्ट्स की तरफ से होगा। बजट आपको जी बिजनेस पर क्यों देखना है, ये तो आपको पता ही है। जी बिजनेस लगातार पिछले 5 सालों से बजट का लीडर है, क्योंकि हम बजट आप तक पहुंचाते हैं एकदम आसान और सरल भाषा में, ताकि आपको दिमाग न लगाना पड़े, सोचने समझने में इतना समय न व्यर्थ जाए कि वित्त मंत्री जी जो कह रही हैं उसका मतलब क्या है। रियल टाइम आपका विश्लेषण होगा, जैसे ही ऐलान होंगे आपका सामने विश्लेषण होगा। हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल तैयार है, जो आपको रियल टाइम बेसिस पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिहाज से मौके आपको बताते रहेंगे। ये भी आपके लिए रहेगा। तो पिछले 5 सालों की लीडरशिप जो जी बिजनेस की रही है, आपके प्यार और विश्वास की बदौलत इस साल भी रहेगी, हमें पूरा भरोसा है। आप और मैं बता दूं, पिछले साल तो जनरल न्यूज़ चैनल के मुकाबले में भी हमारा चैनल ज़्यादा उनसे कहीं आगे रहा है। बिल्कुल। हमारे दोनों हैशटैग बजट ऑन जी और हैशटैग अनिल सिंह दोनों ही टॉप इंडिया में नंबर 1 और नंबर 2 ट्रेंड करते रहे, और उम्मीद करते हैं आपके भरोसे की बदौलत इस साल भी हम ये कर पाएंगे। ये है बजट की हमारी पूरी प्लानिंग। बिल्कुल, तो पूरी तैयारी है, हमारे एक्सपर्ट्स भी तैयार हैं। स्टूडियो में आपसे कल मुलाकात होगी। बजट आज तो खैर पूरा हमारा फोकस रहेगा ही बजट पर, बाजार पर, एक्सपायरी पर भी, और कल तो बजट के पूरा बनांजा आपको जी बिजनेस पर ही देखना है। चलिए सर, आज के भी थोड़ी फिर बात करते हैं। स्ट्रैटेजी बताएं, क्या करना है? चलो स्ट्रैटेजी बताएं। उसके पहले आजकल दीप मुझे ग्लोबल पूछते ही नहीं है, मैंने कहा कि मैं ही बता दूं फिर। जी मैंने कहा वो ग्लोबल में ही तो कवर हो जाएगा उसमें। तो ग्लोबल में थोड़ा बहुत टच करना आज इसलिए जरूरी है कि फेड की मीटिंग 2 दिनों की शुरू हो चुकी है। कल ब्याज दरों, आज रात को ब्याज दरों पर फैसला आएगा। कल सुबह हमको उस पर रिएक्ट करना है। अमेरिकी बाजार आज रात को रिएक्शन देते हुए नजर आएंगे। होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा। फेड ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन कमेंट्री जेरोम पावेल साहब की बेहद अहम होगी कि क्या अब भी मार्च में जो बाजार पिछली फेड की पॉलिसी में मान के चला था कि मार्च में तो ब्याज दरें कटना तय है, उसकी उम्मीदें कितनी कम कर पाते हैं पावेल साहब, ये देखना इंटरेस्टिंग है। जो उस वक्त 90% लोग मान रहे थे कि मार्च में तो गिवन है कट ही जाएगी, इस वक्त कल देर शाम वो लोग घटकर 40% रह गए। अब सिर्फ 40% लोग मानते हैं कि मार्च में ब्याज दरें घटेगी अमेरिका में। अब ये 40% के भी मतलब उम्मीदों पर ठंडा पानी छिड़क देते हैं पावेल साहब, या फिर अभी भी उनको लगता है कि नहीं वो उम्मीदें बरकरार की जाए। तो पावेल साहब की कमेंट्री कब से कट हो सकता है, या महंगाई कितना बड़ा भूत अभी भी है, ये देखना समझना आज अमेरिका में इंपॉर्टेंट होगा। तो वो क्या करेंगे इंपॉर्टेंट नहीं, क्या कहेंगे और उसके कहने का क्या मतलब है अमेरिका की मजबूत इकोनॉमी और रिकॉर्ड हाई पर चल रहे बाजार के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लेवल पर बाजार है और जिस तरह की इकोनॉमी चल रही है, उसमें कोई खराब सुनना नहीं चाहता उनसे। भले वो ये कहे कि भाई ब्याज दरें ऊपर है लेकिन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हम जल्दी से नहीं काटेंगे, लेकिन ये ना कहे कि हम और बढ़ाने की भी सोच सकते हैं। बस जो चल रहा है चलने दे। हाँ, और बढ़ाने की ना बोल दे कहीं। मेरे को तो वो भी डर लगता है आजकल
कि भाई तुम लोग थोड़ा कुछ जरूर से ज्यादा बुलिश हो रहे हो। ये मतलब ये अमेरिका वाले भी एकदम ऐसे ही है दीप, भाग जाते हैं एक साथ। मतलब पहले पिछले साल इसी वक्त वो गया रिसेशन मंदी खतरनाक, ऐसी मंदी कभी लाइफ में नहीं देखी, 40 साल का हाई इन्फ्लेशन, ऐसी ब्याज दरें, गया एकदम, और वापस तेजी आती तो ऐसी कि अरे भाई साहब मतलब कभी ऐसी तेजी देखी नहीं वैसा, मतलब दोनों तरफ एक्सट्रीम ही हो गया। एक जमाना था दीप 8-8 साल में मार्केट की साइकिल बदलती थी। तेजी और मंदी का पूरा दौर बनने में 8 साल लगता था। ऐसा लगता है 2-2 साल 3-3 साल में हो रहा था, 2 साल में बॉटम से हाई, गजब ये। ठीक है जो है, तो आज अमेरिका इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, एफआई नेगेटिव है, घरेलू फंड्स पॉजिटिव, वायदा कारोबार के न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव है। एफआई के संकेत में यही पढ़ लेना चाहता हूँ आपके लिए। एक दिन की अच्छी खरीदारी के बाद कल एफआई ने की है बिकवाली, और वो बिकवाली की है 1971 करोड़ की कैश मार्केट में। वायदा कारोबार में छोटी मोटी के 382 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, तो 228 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, तो कुल मिलाकर 2,500 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली की है, जबकि कल $1 बिलियन की 8,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की थी। तो थोड़ी सी वहाँ पर, लेकिन लोकल फंड ने अपनी हिम्मत के हिसाब से 1,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। ये आज की संकेत आपके लिए सारे। ठीक है सर, गॉट इट। बड़े लेवल्स 21,425 21,500 इस रेंज में खुलेंगे, सपोर्ट लेंगे और देखेंगे कि क्या हमें और कमजोर होना है, संभावना कम है। 21,250 21,350 आपके लिए मजबूत खरीदारी का रेंज है। अगर बजट से पहले ये लेवल्स आपको दिखे तो कल तो आज दिखे तो कल के लिए एक बार आप खरीदारी करने का मौका देख सकते हैं। 21,575 21,650 ये हाई रेंज है, जहाँ पर जाकर आप अटकेंगे, रुकेंगे। 21,650 को पार करके निकले तो 675 से 750 परफेक्ट सप्लाई जोन है, जहाँ पर आपका मन करे तो शॉर्ट भी करें, नहीं तो प्रॉफिट बुकिंग तो ज़रूर कर ही ले। ये आपके लिए ऊपर की लेवल है। बैंक निफ्टी ये इंटरेस्टिंग है, पूरी जनवरी सीरीज के सेकंड हाफ में ढीला रहने के बाद कल पहली बार बैंक निफ्टी ने मजबूती के संकेत तो नहीं दिए, लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले में कम कमजोर होने का पहला संकेत कल सेकंड हाफ में है। फर्स्ट हाफ में तो बैंक निफ्टी भी कमजोरी था निफ्टी के मुकाबले, लेकिन कल कम घटा है 75 पॉइंट ही। तो देखते हैं आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी क्या कमाल करता है। 45,075 45,200 कल का जो लो है, ये आपका पहला सपोर्ट जोन है। 44,875 से 45,000 इसके नीचे न जाए तो बेहतर है, गए तो फिर 44,400 500 फिर से आ सकता है, संभावना कम दिखती है आज। 45,550 45,725 ये आपके लिए ऊपरी रेंज है, जहाँ तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। पार होना मुश्किल है, मेरे को तो ऊपर की रेंज देनी होती है एज अ पार्ट ऑफ माई जॉब, तो दे रहा हूँ। 45,975 46,175 प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली के लिए परफेक्ट जगह। ठीक है, गॉट इट सर। पुट कॉल रेशियो कम हुआ है, एफआईएस की पोजीशनिंग भी 1% कम हुई है। हल्के हैं बाजार, हल्के बाजार है, अच्छा है, बड़ी पोजीशन, बड़ी इसमें जाने के पहले हल्के रहे। विक्स थोड़ा बढ़ रहा है लगातार, बजट एक्सपायरी में तो होता है, बजट एक्सपायरी फेड मीटिंग बिल्कुल ठीक है। स्टॉप लॉसेस थोड़ा खींचा है ऊपर की तरफ, स्टॉप लॉस 21,425 ये है इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का 45,000 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है, अगर इंट्राडे किसी को छोटा रखना हो तो कल का लो का रख सकता है, 45,200 था, 45,175 रख दें, लेकिन मेरा ये मानना है 45,000 ठीक है, डिप वहीं पर रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। शॉर्ट साइड पर निफ्टी पर इंट्राडे 21,625 और क्लोजिंग 21,750 ये लेकर आप चल सकते हैं। थोड़ा दूर है क्लोजिंग, लेकिन वही रखे तो ठीक होगा। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग कल जो दिया था वही आज ये 45,725 इसी पर रखिए, इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी। ठीक है सर, गॉट इट। नई पोजीशंस खरीदिए निफ्टी 21,350 21,450 की रेंज में ले लीजिए, 2 या 3 टुकड़ों में। ठीक है, 2 टुकड़ों में ले लीजिए। 21,225 का स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, दूर का इसलिए कि वॉलेटिलिटी इंट्राडे में ज्यादा है। टारगेट 21,500 525 दो छोटे टारगेट है, 575 625 दो मीडियम टारगेट है, 21,650 675 फाइनल टारगेट जिसके लिए करनी है खरीदारी। बेचना चाहते हैं, फ्लैट खुलने के बाद अगर एक उछाल मार दे 21,625 में मूड बनाइए, जितना 21,700 के आसपास बेच पाएंगे उतना बेहतर है। 2 टुकड़ों में बेचिए। 21,825 थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, जो कल का हाई है 21,813 उसके ऊपर आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और टारगेट जो बनेंगे दीप वो होंगे 21,575 525 दो छोटे टारगेट, 500 450 दो मीडियम टारगेट, 21,425 21,350 तक के फाइनल टारगेट के लिए थैंक यू वेरी मच शॉर्ट कर सकते हैं आप।
शॉर्ट कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या करेंगे सर? बैंक निफ्टी खरीदेंगे और खरीदने के लिए अच्छी रेंज है 44,875 से 45,000। वैसे ईमानदारी से पूछे तो 45,025 से लेकर 45,175 भी अच्छी रेंज है, वो थोड़ी एग्रेसिव वाली है। अगर कल के मूड के हिसाब से मुझे लगता है कि इस रेंज में देना चाहिए, लेकिन मैं आज चांस लेना नहीं चाहता दीप। एक दिन में भी कोई ऐसा बैंक निफ्टी ने कमाल नहीं किया, हल्का सा कम गिरने का संकेत दिया। अभी तक भी बैंक निफ्टी ने ये नहीं बोला है कि भाई मैं तो सब सेट हूँ, अब मैं नहीं गिरूंगा, निफ्टी को आप संभालो, वैसा कुछ नहीं आया है। इसलिए मैं खरीदने के लिए आराम से अपने लेवल का इंतजार करना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी जनरली ओबलाइज करता है, आज नहीं करेगा तो नहीं करेगा, इसकी मर्जी। हम खरीदेंगे इसी रेंज में 44,875 45,025 की रेंज में। 44,800 का छोटा सा स्टॉप लॉस है, 875 के ठीक नीचे। 45,100 175 दो छोटे टारगेट, 350 475 दो मीडियम टारगेट, 550 650 तक। थैंक यू वेरी मच, फाइनल। बहुत बढ़िया, ये टारगेट आए तो विल बी हैप्पी। ठीक है, समझ गए। बेचना चाहते हैं? बेचने के लिए 45 650 675 2 दिन से वहां जा रहा है, नहीं पार हो रहा है। और आपको याद हो कल भी हमने कहा कि 45 725 के ऊपर आप बंद करा दो बैंक निफ्टी, तो मेरी जान छूटे। 21 850 के आपने दोनों काम नहीं करवाए। ये कल का हाई 45 678 रह गया दीप, ठीक है। तो आपको बेचना है 550 से 675 की रेंज में। 725 के ऊपर थोड़ा सा 25 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया, 750 का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो बनेंगे दीप 45 450 375 दो छोटे टारगेट हैं, 45 200 45 125 दो मीडियम टारगेट, 45,075 और 44,875 फाइनल टारगेट के लिए करिएगा। गॉट इट। बिग वाली, ठीक है। चलिए, जी एंटरटेनमेंट की एंट्री हो गई है बैन लिस्ट में। इस सीरीज का पहला स्टॉक जो बैन में आ चुका है, लास्ट सीरीज के एंड तक था ये बैन में, इस सीरीज की शुरुआत में ये बैन में आ गया है। कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर आज के लिए वायदा कारोबार के? वायदा कारोबार की इंपॉर्टेंट लेवल 21,700 ऊपर की तरफ 65 लाख शेयर हैं कॉल्स में, वो पार करना मुश्किल है। नीचे डेटा बहुत कम है। बैंक निफ्टी पर 45,500 कॉल राइटर खड़े हैं 34 लाख शेयर, उसके ऊपर थोड़ी तेजी बनेगी, नीचे कोई खास ऐसा डेटा है नहीं। ठीक है, चलिए, ये आपके पूरा का पूरा एक्शन, बट एक्शन है स्टॉक्स पर। रोज की तरह कुछ नतीजों के भी एनालिसिस और स्टॉक ऑफ द डे दोनों तैयार है अनिल जी की तरफ से। आइए पहले नतीजों के एनालिसिस ले लेते हैं रिजल्ट रिव्यू में। रिजल्ट रिव्यू अनिल जी, कई सारे नतीजे आए थे और थोड़ा मिक्स बैग रहा है जहां तक पूरे नतीजों के विश्लेषण का सवाल है। शुरुआत अगर आज करें केमिकल स्टॉक्स, एक बार फिर से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा क्वार्टर आता है उसके बाद दूसरा खराब आ जाता है। SRF यहाँ पर सबसे पहले तो इसके रिजल्ट से करते हैं शुरुआत। बेचने की राय है फ्यूचर्स में 2266 2266 के स्टॉप लॉस से आपको बेचना है। 2220 2190 2166 ये 3 टारगेट के लिए करनी है आपको बिक्री वाली SRF में। SRF के बारे में एक चीज बढ़िया है, सब लोग कंसिस्टेंटली SRF के बारे में बोलते हैं 2 क्वार्टर से ये सुधर जाएगा और हर क्वार्टर वो ओपिनियन बरकरार रहती है। हर क्वार्टर लगता है 2 क्वार्टर के बाद ठीक होगा, हर बार लगता है, इस बार भी ऐसा है। रिजल्ट उम्मीद से बहुत कम आए हैं। केमिकल बिजनेस 20% घट कर आया है, वहीं पर सबसे ज्यादा निराशा है। फिर से उम्मीद है कि चौथी तिमाही इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट होगा, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर बहुत गैप से खुल जाए 4-5% घटने जैसे, अगर ये चौथी तिमाही का गाइडेंस नहीं दिया होता तो 5% तो इसका जाना पक्का था आज घटना। अब कितना घटता देखते हैं, तो ज़्यादा गैप से नीचे खुल जाए तो शॉर्ट ना करें, क्योंकि फिर हो सकता है कि लोग गाइडेंस के हिसाब से बहुत सारे तो इसके चाहने वाले कम नहीं है ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के तौर पे नीचे में खरीदने का भी मूड बना सकते हैं। सो आई थिंक नंबर्स खराब है, लेकिन हो सकता है निचले स्तर पर थोड़ी खरीदारी आए तो गैप डाउन ओपनिंग पर ना बेचे, कम गैप से मिले तो भी ये बेचे। 3 बजे कौन कॉल भी है, ज़्यादा समझ में आएगा कि आगे क्या कुछ हो रहा है। लेकिन नंबर्स आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरह से घुमा फिरा के देख लीजिए, आपको घटिया दिखेंगे, खराब नहीं घटिया। लेकिन चौथी तिमाही का गाइडेंस फिर से अच्छा बोल के कंपनी ने बड़े फोन से अपने आप को बचाने की कोशिश की है और हर बार ये होता है कि 2 क्वार्टर में सुधर जाएंगे। ये पहले भी कर चुके हैं, अच्छी गाइडेंस दी है। कौन सा 2 क्वार्टर कौन सा वो नहीं बता, वो कौन से? ठीक है सर, ओके। तो SRF तो आज बेचना है, और क्या सर? डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स अच्छे मजबूत है, फर्स्ट क्लास, शानदार, बेहतरीन। फार्मा तो फार्मा ही है, मतलब हर एक पैरामीटर पे बहुत अच्छा है। और अमेरिका से जो मामला बन रहा है, प्राइसिंग अच्छा पावर, वॉल्यूम पावर है, अमेरिका की पाइपलाइन बहुत ही स्ट्रांग है, अच्छा बिजनेस वहां से होता दिखा है। बढ़िया बात है कि घरेलू बिजनेस भी बढ़िया कर रहा है, और सबसे बढ़िया चीज़ है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए इन्होंने कहा कि घरेलू बिजनेस उछल कर आएगा। मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डीज के नंबर में ढूंढने से आपको कोई गलती नहीं मिलेगी, क्लियर कट बाय है। हाँ, और ये ज़्यादा गैप से न खुले तो खरीदा भी जा सकता है,
ये खरीदा भी जा सकता है, ठीक है। इसमें वैसा नहीं कि ऊपर में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, ऊपर खुले तो नहीं, ज़्यादा गैप से नहीं खुले, खरीदिए। स्टॉप लॉस 5850, टारगेट 5925, 5975 और एक मुझे लगता है 6000 के ऊपर का भी टारगेट बन जाएगा। 6050 कर लीजिए, दिल मेरा थोड़ा सा खुश ज़्यादा हो रहा है। तीसरा टारगेट भी लगा दीजिए 6050 डॉक्टर रेड्डीज, ठीक है। तीसरा स्टॉक है रिजल्ट रिव्यू के लिहाज से, वो है L&T के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय। मजा नहीं आया दीप, रेवेन्यू अच्छा है, 55,000 करोड़ के पार निकला है, ठीक है, लेकिन मुनाफा मिस होकर आया है 2950 करोड़ के आसपास और उम्मीद से 400 450 करोड़ कमाया है। तो थोड़ा अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वीक है, मार्जिन घट कर आए हैं, मुनाफा और एबिटा कामकाजी मुनाफा दोनों उम्मीद से कम है। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है लेकिन बाहर की, विदेशों की, हमारे यहाँ की ऑर्डर बुक ढीली है, सो काम बाहर से ज़्यादा हो रहा है L&T का। सो अगर बाहर से काम ज़्यादा तो फिर मार्जिन इंप्रूव होने चाहिए। सो आई थिंक देखते हैं आगे। वैसे ऐसे कोई ऐसे नंबर्स नहीं कि आप अपने पोर्टफोलियो में से स्टॉक को बाहर कर दें, बट खाली रिजल्ट्स के दम पर स्टॉक चलना मुश्किल है, थोड़ा सा घट सकता है। 3700 के स्टॉप लॉस से बेचे, 3625, 3590, यहाँ भी ज़्यादा नीचे खुले तो फिर ना बेचे। L&T भी पोर्टफोलियो स्टॉक तो अदरवाइज है ही, ऑलरेडी हाई पर बैठा है तो शायद थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। चलिए स्टॉक ऑफ द डे ये भी ले लें। बिल्कुल, आइए लेते हैं जी से आज का स्टॉक ऑफ द डे। बताएं सर। वोल्टास, इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय। ये भी एक मतलब ऐसा स्टॉक है कि 4 क्वार्टर में से 3 खराब देता है, एक अच्छा देखे ऐसा लगता है कि ठीक होगा, और वापस 3 क्वार्टर वैसी वाली हाल होगी। करेक्ट सर। 1040 का स्टॉप लॉस है, फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय। 1013, 1992 3 टारगेट के लिए बिकवाली कर सकते हैं। अच्छे रेवेन्यू आने के बावजूद पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वीक है, पहली चीज। दूसरा ये कि यहाँ पर प्रॉफिट और कामकाजी मुनाफा दोनों उम्मीद से कम है। ऐसी बिजनेस की ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन उसका वो EMPS बिजनेस है, वो हमेशा इसकी वहीं से बजा देता है, इस बार भी वहीं बजाई। 4:30 बजे कौन कॉल भी होगी बाजार बंद होने के बाद, तो इसलिए बाजार के दौरान तो कोई रिलीफ और रिकवरी की उम्मीद ज़्यादा करिए मत। मुझे लगता है 4-5% घटने जैसा कैंडिडेट है, घट सकता है उतना, लेना तो नहीं है हड़बड़ी और जल्दबाजी में बिना कौन कॉल सुने। कम गैप से खुले तो शॉर्ट जरूर करें, लेवल्स आपके सामने। एक है कैश का स्टॉक डीप, जहाँ खरीदारी करने की राय और बहुत दमदार नंबर से टेंस टेक्नोलॉजी, हाल ही की लिस्टेड कंपनी, शानदार नंबर से आय, कामकाजी मुनाफा और मुनाफा रिकॉर्ड हाई लेवल पर आए हैं कंपनी के। पहले लेवल्स नोट कर लीजिए। 2800 के स्टॉप लॉस से खरीदिए, 2900, 2925, 2945 3 टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 76% आय बढ़ी, EBITDA 72%, मार्जिन थोड़े से कम हुए लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुनाफा 95% बढ़ता हुआ दिखा है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आज कमाल कर सकता है, यहाँ पर रखिएगा नजर। तो ये है स्टॉक, यहाँ पर करना है आपको फोकस। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। कुछ और स्टॉक्स की भी बात करेंगे जी। 9 बजे बिल्कुल है, 9 बजे भी इरादा पूरा है। कम से कम 2 स्टॉक तो दूंगा, 2 स्टॉक। अरे वाह, हाँ, ज़्यादा भी दे सकूँ, उसके मतलब आप समझ लोगे। गॉट इट सर। मतलब अच्छे इस बार क्या है, आज जो रिजल्ट के स्टॉक्स है ना, उनमें क्लैरिटी आ रही है कि इनको बढ़ना है कि घटना है, तो इसलिए हम बात करेंगे 9 बजे और स्टॉक्स की। आइए बात करते हैं कुशल के साथ। नुपुर भी हमारे साथ स्टूडियो में और आशीष भी आ चुके हैं बताने के लिए खबरें, नतीजे और पूरा का पूरा ब्रोकरेज एक्शन भी। कुशल, मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और नतीजे कौन कौन से लेकर आए आप? मॉर्निंग दीपा, ट्रिगर्स के लिहाज से ऑफकोर्स मारुति सुजुकी और सन फार्मा के नंबर्स पर नजर रखिए। साथ ही F&O स्पेस की 11 कंपनियां आज हैं जो अपने नंबर्स घोषित करेगी। चुनिंदा नामों में अंबुजा सीमेंट्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, डाबर, गोदरेज कंज्यूमर्स जैसे स्टॉक शामिल हैं। साथ ही कैश सेगमेंट से भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, कल्याण ज्वेलर्स, IRB, इंफ्रा, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, इन सब पर भी आप नजर रखिए। पैसालो डिजिटल, यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस इशू पर विचार किया जाएगा। साथ ही चंबल फर्टिलाइजर का बायबैक आज बंद हो जाएगा। IPO के लिहाज से नोवा एग्रीटेक की आज लिस्टिंग भी होने वाली है। सब्सक्रिप्शन आपको पता ही है 113 गुना बढ़ता हुआ नजर आया था। अधूरी KYC वाले फास्टैग आज के बाद से नहीं चलेंगे, ये भी एक अपडेट है ट्रिगर्स के लिहाज से। IPO के पर्सपेक्टिव से BLS ई सर्विसेज, कल इसका IPO खुला था, डे 2 है आज, बट कल जो रिस्पॉन्स है काफ़ी बढ़िया रहा है। कुल मिलाकर 15.6 टाइम्स ये बढ़ता हुआ नजर आया है और रिटेल निवेशकों का भी पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़िया है। नंबर्स के लिहाज से एस्ट्रल लिमिटेड यहाँ पर अनुमान से कमज़ोर आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। आय फ्रंट पर 1370 करोड़ की आय आई है। कामकाजी मुनाफा आप देखिए तो 10% ग्रो कर 205 करोड़ पर आया है। अनुमान 230 करोड़ रुपए का था और मार्जिन 16.7% के एस्टिमेट के मुकाबले 15% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए। मुनाफा 95 करोड़ से बढ़कर 113 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है।
M&M फाइनेंस यहाँ पर नतीजे तो अनुमान से बेहतर है। NII करीबन 9.5% बढ़कर 1700 करोड़ पर आती हुई दिखी है। हालांकि मुनाफा करीबन 12% गिरकर 552 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है, बट अनुमान 490 करोड़ रुपए का था। हालांकि आप देखिए M&M फाइनेंस को लेकर जो कमेंट्री आती हुई दिख रही है, इन्होंने NIM गाइडेंस जो निम्स है उसकी गाइडेंस 7.5% से घटाकर 7% की है। और यहाँ पर आगे चलकर डिस्पर्समेंट्स जो है उसमें थोड़ा डिस्पर्समेंट्स ग्रोथ में आपको धीमापन देखने को मिल सकता है। यही नहीं, M&M फाइनेंस की तो बात हो गई है, बट साथ साथ कैश सेगमेंट के भी कुछ स्टॉक्स है जिसमें JBM ऑटो नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। आय फ्रंट पर 41% की ग्रोथ है, मार्जिन्स भी 11.6% आई, 11.1% के मुकाबले मुनाफे में भी 44% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। और अंत में KEC इंटरनेशनल है, नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। आई फ्रंट पर कंपनी ने 14.5% की ग्रोथ की है। मार्जिन्स के लिहाज से 4.6% से 6.2% ऑपरेशनली, यानी कि नंबर्स बेहतर है। और मुनाफा 18 करोड़ के मुकाबले सीधा 97 करोड़ पर कंपनी ने दर्ज किया है। तो नंबर्स के लिहाज से KEC इंटरनेशनल अच्छा प्रदर्शन रहा है। ओके, तो KEC इंटरनेशनल और बाकी कुछ नतीजे, इसका रिएक्शन आपको दिखेगा। नुपुर, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे और कुछ खबरें भी लेकर आई हैं आप? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले VIP के साथ शुरुआत करते हैं। VIP इंडस्ट्रीज के नतीजे काफ़ी कमज़ोर आते हुए दिखे। आय में देखें तो आपको 4% का उछाल दिखेगा, लेकिन कामकाजी लेवल पे मुनाफा 29% से इस क्वार्टर में घटकर आते हुए दिखा है। मार्जिन्स भी 14% से घट के 9.5% रह गए। और मुनाफा देख लीजिए 80% की गिरावट आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। कोचिन शिपयार्ड कंपनी की आय में 65% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आते हुए नजर आए। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 2 गुना से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन 23% से सुधर के 29% हो गए। मुनाफा भी देखें तो 2 गुना से यहाँ पर भी आपको जंप दिखेगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग आय में 10% की गिरावट आती हुई दिखी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ यहाँ पे नजर आएगी। हालांकि मार्जिन थोड़े सुधर कर आते हुए दिखे, 13% से सुधर के 15% पहुंचते हुए दिखे, लेकिन मुनाफे में आपको 7% की गिरावट दिखेगी। स्टार हेल्थ के नतीजे भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेट प्रीमियम अर्न 15% से इस क्वार्टर में बढ़कर आते हुए दिखा है। मुनाफे में 38% की ग्रोथ है। कंबाइंड रेशियो देखें तो 95% से अब बढ़ के हो चुका है 98%। पिरामल फार्मा कंपनी की आय में 14% की ग्रोथ आपको YOY बेसिस पे नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखें तो 3 गुना से बढ़कर आते हुए दिखा है। मार्जिन्स 5% से सुधर के अब 14% पहुंच गए। और इस बार कंपनी ने 10 करोड़ का मुनाफा घोषित किया। पिछले साल इसी समय पे 90 करोड़ का घाटा आया था। खबरों में TCS पर फोकस करके चलना है। बड़ी डील हाथ लगी है कंपनी के। UK की अविवा के साथ कंपनी ने 15 साल के लिए करार किया है। जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है डील की साइज वो करीबन $250 करोड़ के आसपास हो सकते हैं। और ये जो डील है TCS के लिए वो लार्जेस्ट डील फिलहाल कही जा रही है। प्रमोटर फंड एक्शन में शैली इंजीनियरिंग, जहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड ने करीबन 2.25% हिस्सेदारी बेची है। ओपन मार्केट के जरिए ये ट्रांजैक्शन किया गया था। और लास्ट में वीनस पाइप, जहाँ पे आशीष कचोरिया साहब ने 1 लाख शेयर्स 0.5% की हिस्सेदारी बेची है 1511 के भाव पर। ओके, ये हैं आपके लिए सारे के सारे नतीजे और खबरें आज की। ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तैयार हैं, आशीष। मॉर्निंग आशीष, टॉप रिपोर्ट्स बताएं पहले। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए L&T यहाँ से शुरुआत करते हैं। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है। सीले से मान रहे कि इनफ्लोज पर सरप्राइज इन्हें देखने को मिला और मान रहे कि आगे जो मार्जिन है यहाँ पर आपको और अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। वर्स्ट फेज मार्जिन के लिए खत्म हो चुका है। टारगेट प्राइस गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय के साथ 3,600 रुपये से बढ़ाकर 3,750 कर दिया है, लेकिन जेफरीज खरीदारी की राय को बरकरार रखे और टारगेट प्राइस थोड़ा सा एडजस्ट किया है। 4,200 रुपये से घटाकर 4,135 रुपये कर दिया है। 3,633 रुपये का भाव है। बाकी सिटी की तरफ से भी कमेंट्री अगर आप देखें तो मान रहे कि ऑर्डर इनफ्लोज और एग्जीक्यूशन अच्छा है, लेकिन मार्जिन जो है थोड़े से म्यूटेड देखने को मिले और लगभग अनुमान के मुताबिक है। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर भी आपको एक्शन देखने को मिल सकता है क्योंकि अलग अलग व्यू नजर आ रहे हैं। सबसे पहले CLSA की तरफ की रिपोर्ट देखिए, जहाँ पर इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है और अब जो टारगेट प्राइस है ये इन्होंने 5,100 रुपये से बढ़ाकर 6,080 कर दिया है। मान रहे कि टेपिड ग्रोथ देखने को मिली है की मार्केट्स में और कुछ ज्योग्राफीज में प्रदर्शन अच्छा देखने को नहीं मिला। प्राइस एरोशन में US में जो प्राइस एरोशन की चिंता है, इसका एक इम्पैक्ट है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखें और लक्ष्य 5,825 रुपये से बढ़ाकर 5,900 कर दिया है। वहीं सिटी मान रहे कि इनकी एक दवा है जी रेवलिमिड, इसका चलते यहाँ पर बिक्री अच्छी हुई है तो इम्पैक्ट है।
फोकस करके चल सकते हैं। M&M फाइनेंस यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य 330 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज हाउस में अगर आप देखें तो CLSA सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, 280 रुपये की क्लोजिंग चल रही है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य 285 रुपये से बढ़ाकर 300 कर दिया है। सिटी न्यूट्रल की रेटिंग के साथ 315 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और ये मान रहे कि ग्रोथ के लिहाज से अगर आप देखें और एसेट क्वालिटी के लिहाज से क्वार्टर काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। वोल्टास यहाँ पर रिपोर्ट आई है, नोमेरा की तरफ से खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1017 रुपये का भाव, 1202 रुपये का टारगेट है। वही मैक्वायरी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, मान रहे कि जो प्रोजेक्ट बिजनेस है इसका सबड्यूड परफॉर्मेंस है, इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला, 842 रुपये का इनका टारगेट है। एस्ट्रल यहाँ पर फोकस रखेगा, CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है लेकिन टारगेट प्राइस एडजस्ट किया है, 1665 रुपये से बढ़ाकर 1760 कर दिया, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से नीचे का टारगेट है, 1876 रुपये का भाव है। और मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट की रेटिंग को बरकरार रखें 1909 रुपये के लक्ष्य के लिए। SRF यहाँ पर नजर रखनी है, नतीजों का इम्पैक्ट है, मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखें 2634 रुपये के टारगेट के लिए और जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है, 2140 रुपये का टारगेट दिया है। डेटा रिपोर्ट्स हैं और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, PB फिनटेक CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 890 रुपये से बढ़ाकर 1020 कर दिया, 909 रुपये का भाव चल रहा है। मान रहे कि नेट प्रॉफिट का ब्रेक इवन यहाँ पर देखने को मिला, हालांकि थोड़े से एडजस्टमेंट भी है। वहीं मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 965 के टारगेट के लिए, लेकिन मैक्वायरी अभी भी बेरिश है, अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे 610 रुपये के टारगेट के लिए। KPIT टेक गोल्डमैन सैक्स खरीदारी किराए दे रहे हैं, लक्ष्य 1760 रुपये से बढ़ाकर 1850 कर दिया है। HSBC खरीदारी किराए दे रहे हैं, 1930 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। मान रहे कि रोबस्ट क्वार्टर है, ग्रोथ क्वार्टर एंड क्वार्टर काफ़ी बढ़िया देखने को मिली। स्टार हेल्थ सिटी बिकवाली किराए को बरकरार रखे 565 का भाव, 540 का टारगेट। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है, HSBC की तरफ से रिपोर्ट, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और टारगेट 970 रुपये से बढ़ाकर 1200 का कर दिया, 1090 रुपये का भाव चल रहा है। पेट्रोनेट LNG यहाँ पर JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट 275 रुपये से सीधे बढ़ाकर 300 कर दिया है, तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। निप्पॉन लाइफ AMC CLSA की तरफ से आगे है डबल डाउनग्रेड, टारगेट प्राइस हालांकि 395 से बढ़ाकर 550 कर दिया, 520 के करीब का भाव चल रहा है। और जेफरीज खरीदारी किराए को बरकरार रखें, बुलिश नजर आ रहे हैं, लक्ष्य 540 से बढ़ाकर 610 कर दिया। ढेर सारी रिपोर्ट्स, ढेर सारा एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स। दमदार पैनल आपके लिए पिक ऑफ द डे के साथ तैयार। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, करें शुरुआत, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनिल जी, बिकवाली की राय है और बेचना है RBL बैंक का फ्यूचर्स, जो कि 256 रुपये 70 पैसे के आसपास कल बंद होता हुआ नजर आया है। मेरा मानना है कि यहाँ पर 257 258 की जोन में शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं। स्टॉप लॉस के तौर पर 263 263 का स्टॉप लॉस लगाएं और मुझे लगता है कि लोअर साइड पर यहाँ पर 248 245 रुपए तक के टारगेट्स आज या कल तक देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी, वीक चार्ट है, स्टॉक एक गिरावट के बाद पिछले 3 दिनों से कंसोलिडेशन मोड में था और कल मुझे लगता है कि बाजार की बिकवाली के साथ वापस से यहाँ पर एक वीक स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि जो वीकनेस है वो एक्सटेंड हो सकती है, तो इसको देखते हुए RBL बैंक के फ्यूचर्स में एक शॉर्ट पोजीशन बनाकर चलने की सलाह। ओके, तो चलिए ये है राय आपके लिए RBL बैंक में बिकवाली के आज का पहला ही कॉल शॉर्ट साइड पर। अमरीश सर गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका स्टॉक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग दीप। स्टॉक ऑफ द डे है TVS मोटर्स। TVS ग्रुप का लीडिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है अक्रॉस तमिलनाडु, कर्नाटका और हिमाचल में। ओवरसीज फैसिलिटीज है इंडोनेशिया में। इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है इनका करीब 55 लाख टू व्हीलर्स का है और 2 लाख थ्री व्हीलर्स का है और ग्लोबल प्रेजेंस काफी अच्छा है इनका। लास्ट 9 मंथ्स में करीब 31.28 लाख टू व्हीलर्स बेचे हैं और टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स बेचे हैं और इंडस्ट्री का ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है करीब 16% कैगर ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स और इसमें EVs का कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा। तो TVS का काफी बड़ा फोकस है ऑन EVs और करीब 1000 करोड़ का केपेक्स प्लान है। इस साल इन लास्ट क्वार्टर उन्होंने करीब 48,000 EVs बेचे हैं ऑफ टू व्हीलर्स और यहाँ पे करीब 60% का ग्रोथ देखा है। Q3 में देखा है कि रेवेन्यूज वर द हाईएस्ट रिपोर्टेड एवर और 25% ग्रोथ दिखाया है Y on Y।
एबिटा मार्जिन्स करीब 14.7% है और पैट इंप्रूव हुआ है करीब 68%। तो यहाँ मेरा ईपीएस का अनुमान है FY26 का करीब 61 का, और इससे मेरा टारगेट बनता है 2440 का। 2440 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, ये राय आपके लिए टीवीएस मोटर्स में आती हुई। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बताएं सर कौन सा शेयर आपने चुना है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा नर्वस है और बहुत सारी इवेंट्स है। आज बैंक निफ्टी, कल निफ्टी की एक्सपायरी, शाम को फेड का इवेंट प्लस बजट, तो मार्केट बहुत कंफ्यूज रहेगा और जो वीक स्टॉक है मुझे लगता है वो टंबल करेंगे। तो मेरी ओर से जो आज का ट्रेड है वो है बजाज फाइनेंस शॉर्ट करने की राय। कल 5% डाउन था अनिल जी, लेकिन चार्ट काफ़ी खस्ता है और मैंने इसको काफ़ी दिनों पहले शॉर्ट दिया था। इनफैक्ट मेरे जो सारे बैंकिंग शॉर्ट थे, IDFC फर्स्ट, वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 6817 का 6817 का NSE कैश मार्केट का क्लोज है। अगर इन्हीं स्तरों पे खुलता है या थोड़ा ऊपर आता है तो इसमें बिकवाली करनी चाहिए। कल का हाई जो अनिल जी है मुझे लगता है वो निकलेगा नहीं 6940 का, और यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न का ब्रेकडाउन है। तो 6800 के नीचे अनिल जी मुझे लगता है ये एक्सेलरेट होगा ऑन द डाउन साइड। मुझे लगता है इमीडिएटली हम 6540 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस शॉर्ट करना है अनिल जी, 6940 स्टॉप लॉस, 6540 टारगेट। ओके, तो 6940 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करिए बजाज फाइनेंस। ये है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से राय। स्टॉक पर भी प्रेशर दिख रहा है। NBFC स्टॉक रहा है जिस पर हम लगातार 7500 7600 से बेरिश है, और हमारी राय बहुत क्लियर कट रही कि बजाज फाइनेंस बेचकर आप श्रीराम फाइनेंस ले लीजिए। कल भी देखिए दीप, कमज़ोर बाजार में भी श्रीराम फाइनेंस रहा मजबूत, और बजाज फाइनेंस ने कल बड़ा ब्रेकडाउन दिया है। कल 5% किसी को लग नहीं रहा था कि इतना घट जाएगा, लेकिन कल अच्छा खासा घटा है। अच्छा खासा घटा है। हाँ, और श्रीराम फाइनेंस कल कमज़ोर बाजार में भी देखिए, जब निफ्टी आपका इतना कमज़ोर 2% ऊपर जाकर बढ़ा, ये जब भी आपको मौका लगे श्रीराम फाइनेंस में आपको खरीदारी करनी है, ध्यान में रखिए। गॉट इट। श्रीराम फाइनेंस डेफिनेटली NBFCs में इस समय बेहतर बेट निकल कर आ रहा है। आइए कुछ और नतीजों की बात करें जो आज रिएक्शन आपको देने वाले हैं। नतीजों के लिहाज से M&M फाइनेंस, आज इसके नतीजों पर भी रिएक्शन आएगा। थोड़े अनुमान से बेहतर है, बट काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो उतने खास नहीं है इनके नंबर्स में, और बाजार दोनों तरफ का रिएक्शन इस काउंटर को दे सकता है। हिमांशु जी एक बार चार्ट पर राय दें, M&M फाइनेंस, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं? जी देखिए ब्रॉडली अगर इसका चार्ट सेटअप की बात की जाए तो पिछले लगभग 6 से 7 हफ्तों से स्टॉक ने लिटरली कुछ नहीं किया है। 270, 280, 85 ये एक ब्रॉडर रेंज है 15 रुपए की, जिसमें स्टॉक कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक वापस से 290, 295 के ऊपर अपनी क्लोजिंग स्टेब्लिश नहीं करता, यहाँ पर कोई खास मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो अंटिल अनलेस आपके पास कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है, फ्रेश खरीदारी अवॉइड करें। 290, 295 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तब मुझे लगता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट होते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल बिल्कुल न्यूट्रल चार्ट सेटअप है दीप, और एग्जिस्टिंग पोजीशंस के लिए 270 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। पोजीशन होल्ड करके चलिए, यह है आपके लिए M&M फाइनेंस। देखते हैं कैसा रिएक्शन इस पर आएगा। KC इंटरनेशनल, कैपिटल गुड्स इंफ्रा स्पेस, रेलवे स्पेस से इसके नंबर्स अच्छे आए हैं। 14% रेवेन्यू बढ़ा है, 5.5 गुना मुनाफा बढ़कर आया है। हालांकि इसमें अदर इनकम और कुछ एडजस्टमेंट्स का कंपोनेंट भी है, बट कामकाजी तौर पर अच्छा है। मार्जिन एक्सपेंशन भी रहा है। अमरीश सर, KC इंटरनेशनल गुड सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं सर, क्या राय है इस पर? इनफैक्ट इसमें मैंने बाय कॉल दिया था शायद 4 या 5 महीने पहले, और स्टॉक केवल कंसोलिडेट कर रहा था। तो मुझे लगता है कि पोस्ट दीज रिजल्ट्स शायद यहाँ से ब्रेकआउट आए, तो इवन एट दीज लेवल्स मैं बोलूँगा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो अपसाइड है करीब 780 और 840 का है। ओके, तो खरीदारी करने के लिए KC इंटरनेशनल, मजबूत नतीजे आज कंपनी ने पेश किया है। आइए सिद्धार्थ सैदानी साहब जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका सिद्धार्थ जी, सुप्रभात। बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को। अनिल जी, पिक ऑफ द डे के लिहाज से मैं लाया हूं करूर वैश्य बैंक, KVB। करूर वैश्य बैंक पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 198 रख सकते हैं और पोजिशनल टारगेट 230 रख सकते हैं। करूर वैश्य बैंक, विद डिस्क्लेमर कि काफी बड़े समय से 3-4 सालों से, उससे ज्यादा भी हम इसे रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को अलग अलग नीचे के लेवल से। ये तमिलनाडु बेस्ड बैंक, करीबन 72,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक और 830 ब्रांचेस। Q3 के जो ROA हैं वो बढ़ के दिखे 1.65, Q3 के निम्स भी बढ़ते हुए दिखे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो
मुनाफा 40% से बढ़ते हुए दिखा और एडवांसेस 16% से बढ़ते हुए दिखे। तो ओवरऑल जो तीसरे तिमाही के नतीजे हैं वो अच्छे रहे हैं और आने वाले समय में भी हम अच्छे एक्सपेक्टेड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ एंड अदर पैरामीटर्स। करूर वैश्य बैंक पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 198, पोजिशनल 230। ओके तो ये है आपके लिए करूर वैश्य बैंक। यहाँ पर करें आप खरीदारी 198 और फिर 230 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। जेबीएम ऑटो, कल इसकी बात भी हो रही थी, नंबर्स इसके भी आए हैं और अच्छी परफॉर्मेंस है। 41% रेवेन्यू बढ़कर आया है, एबिटा 50% बढ़ा है ऑलमोस्ट, मार्जिन एक्सपेंशन भी है और अच्छी परफॉर्मेंस भी है जेबीएम ऑटो की। एक बार विश्वेश जी चार्ट्स पर भी देख लें जेबीएम ऑटो, कल इसके नंबर्स आए थे सर, क्या राय है? 1900 के लेवल पर कल बंद हुआ था, एकदम फ्लैट। दीपांशु देखिए स्टॉक तो काफ़ी अच्छा है और अगर आप इस स्टॉक का खाली 2023 का परफॉर्मेंस देखोगे तो मतलब 300 वाला स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 2000 हो चुका है और अभी भी जो थकावट है वो नहीं दिख रही, स्मॉल पॉजेस दिख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, इसको मैंने पास्ट में 1-2 बार रिकमेंड किया है। अभी फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है इमीडिएट टर्म से 1760 के नीचे नहीं जाता लग रहा है और यहाँ पे जिस हिसाब से नंबर्स है मुझे लगता है आज अपवर्ड ब्रेकआउट होना चाहिए इमीडिएटली। दीपांशु मुझे लग रहा है 2100 की ओर हेड कर सकता है तो यहाँ पे डेफिनेटली ट्रेड बन सकता है। थोड़ा पुल बैक मिले तो 1780 के स्टॉप लॉस से खरीदे या फिर अगर ये 1950 के ऊपर चला जाए तो 2100 के टारगेट के लिए खरीदे। ये आपके लिए जेबीएम ऑटो, देखते हैं इस पर कैसा रिएक्शन आज आपको आते हुए दिखेगा। कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर नंबर्स काफी मजबूत आपको आते हुए दिखे। स्टॉक ऑलरेडी एक शार्प रनअप दिखा चुका है बट 65% रेवेन्यू बढ़ा है, मुनाफा 2.25 गुना बढ़कर आया है। शिप बिल्डिंग कारोबार का रेवेन्यू 63% बढ़ा है, शिप रिपेयर 68% बढ़कर आया। अमरीश सर, कोचिन शिपयार्ड ऑलरेडी अच्छे रनअप आ चुके हैं एनकाउंटर्स में बट परफॉर्मेंस काफी मजबूत है ये कंपनी की तरफ से। नहीं, परफॉर्मेंस तो अच्छा है और वो एक्सपेक्टेड भी था पर ऑलरेडी एक 3.5-4 बैगर हो चुका है तो इस परफॉर्मेंस पे यहाँ से शायद थोड़ा सा बम्प अप मिले पर अनलेस वी सी दिस सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस कंटिन्यूइंग शायद यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सके। तो मैं बोलूंगा कि अभी इस लेवल पे होल्ड करना चाहिए, फ्रेश बाइंग तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर है तो होल्ड करिए बट फ्रेश बाइंग नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंसिव स्टॉक हो चुका है बट नॉनदलेस परफॉर्मेंस काफी अच्छी आई है। वीआईपी इंडस्ट्रीज, सिद्धार्थ जी आपसे एक बार इस पर राय लेना चाहूंगा। नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, स्पेशली जिस तरह से ट्रैवल सीजन का रिएक्शन आ रहा है। यहाँ पर 4% रेवेन्यू गिरा है, मुनाफा 84% गिर कर रहा है, हालांकि उसमें कई सारे एडजस्टमेंट्स भी हैं। ऑपरेशनली भी कमजोर परफॉर्मेंस है, 29% एबिटा गिर कर आए। वीआईपी इंडस्ट्रीज पर क्या व्यू है सर आपका? देखिए दीपांशु, नंबर्स काफी कमजोर दिखे हैं हमारे एक्सपेक्टेशन के मुकाबले। हालांकि हमारी इस पे बाय रेटिंग है और हम मानते हैं कि ये नंबर्स फिर से आने वाले क्वार्टर्स में थोड़े इंप्रूव हो सकते हैं। ये मुझे लगता है कि वन ऑफ जैसा है और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर डिप मिलता है कहीं भी स्टॉक में तो डिप में आपको स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा अक्यूमुलेशन जरूर करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल बिजनेस का एक्सपेंशन स्ट्रांग है, केपेक्स है आने वाले समय में और हम जानते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर, देश अपना देखो और भी दूसरे तरीके से जो गवर्नमेंट बूस्ट दे रही है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेफिनेटली अच्छा करेगा। तो कहीं भी अगर डिप दिखता है आपको तो अक्यूमुलेट कर सकते हैं। डिप पर अक्यूमुलेट करें, ये आपके लिए राय आ रही है। फिलहाल उतने खास नंबर्स नहीं हैं जहां तक वीआईपी इंडस्ट्रीज का सवाल है। पीरामल फार्मा, हिमांशु जी एक बार इसके चार्ट पर आपकी राय लेनी है। अच्छे नंबर्स है फार्मा की तरफ से, हम वैसे भी देख रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी रही है। 14% रेवेन्यू ग्रोथ है, घाटे से मुनाफे में आई है। 90 करोड़ के घाटे के सामने 10 करोड़ का मुनाफा आया है। मार्जिन में सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन है, 3 गुना एबिटा भी बढ़कर आया है। चार्ट्स कल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी बट पीरामल फार्मा के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट बनते हैं सर? दीप, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा समय लग रहा है। आप चार्ट पुलअप करिए, तब तक एक बार टीसीएस पर राय लेनी है अमरीश सर से क्योंकि अमरीश सर बड़ा ऑर्डर टीसीएस ने साइन करा है अवीवा के साथ। 15 साल का करार है, हालांकि कंपनी ने डील वैल्यू तो डिस्क्लोज नहीं करी है बट खबरें सजेस्ट कर रही हैं कि $2.5 बिलियन की टीसीएस की ये डील हो सकती है अवीवा के साथ। तो टीसीएस पर अमरीश सर आपसे राय लेना चाहूंगा। काफी अच्छा न्यूज़ है टीसीएस के लिए एंड आई थिंक दिस विल श्योरली हेल्प टीसीएस मूव अप फ्रॉम हियर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो अपसाइड है, इमीडिएट अपसाइड जो पॉसिबल इन द नेक्स्ट 15 डेज, 10 to 15 डेज, मुझे लगता है कि वी कैन सी लेवल्स ऑफ अबाउट 3950, 3975। ये राइट टीसीएस में। हिमांशु जी हो गए चार्ट्स तैयार पिरामल के?
नहीं तो है हमारे पास टाइम, 3:30 बजे मार्केट बंद होगा, ये है एम्पल टाइम, आराम से कभी भी, मतलब कोई जल्दी नहीं है। दीप भले दबाव बना रहा हो, मेरी तरफ से आपको पूरी फ्रीडम है। रेडी। क्या हो गया था, ये पिरामल फार्मा रेडी क्यों नहीं हो रहा था? तो थोड़ा नाम को लेकर कंफ्यूजन हो गया, उतने में थोड़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर थोड़ा हैंग हो गया, तो फिर मुझे लगा कि सच सच बताने में ही समझदारी है, बजाय इसकी कि गलत लेवल बता दूं। सच बोलो झूठ बोलो, कुछ ही बहाना बनाओ, लेकिन मानेंगे तो हम वही जो हमें मानना है। एग्जैक्टली। अभी देखो थोड़ी देर में आएंगे, सुमित जी बोलेंगे मैं ट्रैफिक में फंस गया। हाँ। अरे हिमांशु जी आप बताओ, आप मानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मानोगे नहीं मानोगे, क्या बोला? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये जब मैंने आपको सवाल पूछा तब सुमित जी जुड़ चुके हैं, आपका जवाब सुन रहे हैं। सुमित जी कल हिमांशु जी आ रहे हैं, आप मिलेंगे ना इनसे? बिल्कुल अनिल जी, मिलूंगा। बहुत बढ़िया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए, जब तक आप अपना स्टॉक ऑफ द डे तैयार करें, हिमांशु जी बताइए सर पिरामल पर अपनी राय चार्ट पर। अनिल जी, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, एक अच्छी वी शेप रिकवरी पिछले कुछ महीनों में स्टॉक ने दिखाई है, और मुझे लगता है इस स्टॉक में अगर गिरावट मिलती है कभी भी तो उसमें खरीदारी के मौके ढूंढने जाने चाहिए। आज के लिए 132 133 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, उन लेवल्स के आसपास एक प्रीवियस स्विंग लो है और एक अच्छे सपोर्ट जोन भी है, तो उन अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो उस लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, वहां कोई दिक मिलता है तो खरीदारी करें। मुझे लगता है आने वाले समय में स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनेगी और स्टॉक 155 160 रुपए तक के अपमूव कुछ हफ्तों में दिखाने का पोटेंशियल रखता है। कुछ हफ्तों में 155 160 तक जाने की तैयारी हो सकती है पीरामल फार्मा की। आइए, सुमित जी आ चुके हैं। सुमित जी सुप्रभात, स्वागत है। बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे, सॉरी स्टॉक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, जो स्टॉक चार्ट्स पे बढ़िया दिख रहा है वो है एमजीएल। एमजीएल के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है, स्टॉक ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 1440 के आसपास इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1470 1470 इसका पहला टारगेट बनेगा और 1480 इसका दूसरा टारगेट बनेगा। नीचे में जो सपोर्ट है 1421 1425 के पास है, तो 1425 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एमजीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 1470 1480 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 1425 के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ 1470 1480 के लिए खरीदें एमजीएल। आइए करते शुरुआत।